देखिए आगे क्या है, तीसरा हमारा महत्वपूर्ण स्थल जो यहाँ आ चुका है, और ये कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर बच्चों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 1954 में इसकी खोज की गई थी, और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था अमलानंद घोष। कौन बच्चों, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने जो है वो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। देखिए कालीबंगा का अर्थ होता है काले कलर की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, और खुदाई में काले रंग की चूड़ियाँ जो है वो यहाँ इस स्थान से प्राप्त हुई हैं। आगे इसकी विशेषताओं में देखिए तो जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कोई स्थल जहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं तो वो कालीबंगा में मिले हैं, और इससे ये पता चलता है कि कालीबंगा के लोग जो हैं वो कृषि विभाग में काफ़ी उन्नत थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी कृषि किया करते थे। इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने ये दिया हुआ है। आगे देखिए, नगर जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, एक दुर्ग और दूसरा निचला नगर। अब वही सेम चीज़, निचला नगर जो है वो जनता के इस्तेमाल में आता होगा, और दुर्ग जो है वो राजा महाराजाओं के निवास स्थानों को कहा जाता होगा बच्चों। ठीक है, इस जानकारी के साथ ही जो है वो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे स्थल आते जाएंगे और हमें इन्हें पढ़ते चलना है। बनावली, बनावली कहाँ है, हरियाणा में हिसार जिले में जो है वो बनावली पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि इसकी खोज जो है वो 1997 में किसने की थी, R.S. बिस्ट ने। किसने, R.S. बिस्ट ने जो है वो इसकी खोज की थी। इसकी विशेषता क्या है बच्चों, तो देखिए मकान के सामने चबूतरे बने हुए मिलते हैं आपको। मकान जो होता है किसी भी व्यक्ति का, उसके सामने चबूतरे मिलेंगे। अब वो चबूतरा जो है वो बैठने के, कोई काम करने के, कोई सभा करने के इस्तेमाल में आ सकता है। हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा लगा के इसके बारे में जो है वो बताया जा सकता है। अगला, मकान में अग्नि वेदिकाएँ। अग्नि वेदिकाएँ जो हैं वो मकान में मिली। अग्नि वेदिकाओं का मतलब होता है बच्चों यज्ञ वेदिकाएँ। यज्ञ वेदिकाएँ, ये यज्ञ वेदिकाएँ जो होती हैं या अग्नि वेदिकाएँ जो होती हैं, आहुति देने के, पूजा के समय में जो है वो हवन कुंड में आहुति देने के काम में आती हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर मिले, बनावली में मिले। 1997 में R.S. बिस्ट ने जो है वो इसकी खोज की थी, और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए सुरकोटड़ा कहाँ, मैंने आपको पहले ही बताया, गुजरात के अंदर, और गुजरात के कच्छ जिले में जो है ये सभ्यता मिली है। अगर बात करें दुनिया में इस सभ्यताओं की, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं वो गुजरात राज्य में ही हमें प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कच्छ जिले में जो है वो यहाँ पर ये चीज़ मिली है। आगे इसमें इसकी विशेषता क्या बताई गई है कि यहाँ घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। घोड़े की अस्थियाँ, ये पहला ऐसा मौका था जब कोई सी जगह पर जो है वो किसी जानवर की अस्थियां जो हैं वो प्राप्त हुई हैं, और इससे ये पता चलता है कि घोड़े से ये लोग क्या थे, वाकिफ थे। घोड़े की जानकारी जो है वो इनको थी। अदरवाइज़ मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कहीं पर भी आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर कहीं पर भी जो है वो घोड़े का विवरण जो है वो नहीं पढ़ेंगे, या घोड़े के विवरण के बारे में जो है वो कोई जानकारी नहीं दी गई है। घोड़े का प्रथम विवरण जो है वो सुरकोटड़ा गुजरात में ही देखने को मिलता है बच्चों। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और देखिए लोथल। लोथल भी गुजरात में ही पड़ता है, और ये किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे इस तट पर जो है वो ये सभ्यता मिली है, लोथल गुजरात के अंदर। ठीक है बच्चों, बात करें लोथल गुजरात की विशेषताओं की, तो लोथल एक बंदरगाह था। क्या था बच्चों, बंदरगाह। आज भी अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात जो है वो समुद्री सीमा बनाने वाला प्रथम राज्य है। समुद्री सीमा बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, गुजरात है बच्चों। और गुजरात जो है
वो समुंदर के किनारे होने की वजह से ये जो जगह हमें मिली है, इस जगह में क्या है, इस जगह में बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब पुराने समय में व्यापार के लिए, पुराने समय में व्यापार के लिए यानी कि आयात निर्यात के लिए जो है वो इन समुद्री रास्तों से जहाज़ों के द्वारा व्यापार किया जाता था। क्या किया जाता था बच्चों? जहाज़ों के द्वारा व्यापार किया जाता था। आगे दूसरी विशेषता देखिए, नगर दो भागों में विभाजित था। सेम वही सिचुएशन कि नगर जो है वो दो भागों में विभाजित था। एक नगर जो है वो होगा राजा का, जिसे दुर्ग कहा जाएगा, और दूसरा जो है वो होगा जनता का, जहाँ पर सामान्य जनता का निवास स्थान होगा। चलिए बच्चों, इसके साथ ही अगली विषय जगह के बारे में जो है वो जानकारी लेते हैं। धोलावीरा गुजरात कच्छ जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल, सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल भारत के अंदर, भारत में कौन सा है? धौलावीरा है। वैसे अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है, पर मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में जाने की वजह से भारत में जो भी इस सभ्यता के स्थल हैं उसमें सबसे बड़ा स्थल जो है वो धौलावीरा होगा। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। यह नगर जो है वो 3 भागों में विभाजित था। देखिएगा 3 भागों में, यहाँ 3 श्रेणियाँ निकली। दुर्ग यानी कि राजा का निवास स्थान, मध्यम नगर यानी कि वो व्यक्ति सामंत जिनके पास में जमीनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, और राजा के जो प्रिय व्यक्ति होते थे वो मध्यम नगर में रहा करते थे। और उसके अलावा एक निचला नगर होता था जहाँ पे गरीब जनता, या यूं कह लीजिए कि जनता जो है वो निवास करती थी। आगे देखिए, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, रोपड़, भगवानपुरा आदि स्थानों पर भी इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तो ये सभ्यता बड़ी ही पुरानी और बड़ी ही प्राचीन है, जिसका समय जो है वो 3000 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है बच्चों। और ये C14 विधि के द्वारा, कार्बन 14 विधि के द्वारा बताया गया एक प्रामाणिक समय है जो सबसे सही और सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी ले ली। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। अब आगे आ जाइए, वैदिक सभ्यता। समय मैंने आपको इसका समझाया था 1500 बीसी से 1000 यानी कि 1000 बीसी का जो समय है वो वैदिक सभ्यता का युग कहा जाता है। अब देखिए, वेदों पर आधारित होने से इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। और वैदिक सभ्यता 2 समय में बटी हुई है। एक पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, समय आपको मैं लिखवा चुका हूं पहले ही, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी टू 600 बीसी, क्योंकि 600 बीसी के बाद का जो समय है वो इतिहास के अंतर्गत महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है बच्चों। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? वो करता है ऋग्वेद, दुनिया का सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद। नदियां जो पूजनीय थी और उस समय में सबसे ज़्यादा मान्य थी वो कौन सी थी? सिंधु व सरस्वती। सिंधु और सरस्वती नदी जो है वो पुराने समय में, प्राचीन समय में सबसे ज़्यादा मान्य होती थी। देवताओं में सबसे ज़्यादा किसे पूजा जाता था? इंद्र को, अग्नि को और वरुण को। वरुण जो है वो वायु देवता के रूप में पूजे जाते थे, मतलब वायु के देवता के रूप में पूजे जाते थे। शिक्षा के लिए गुरुकुलों में मौखिक रूप से जो है वो शिक्षा दी जाती थी। बच्चे जो हैं वो अपना घर बार छोड़ के, जैसे श्री राम का ही उदाहरण ले लीजिए, अपना घर बार जो है वो राजा का घर जो है वो अपने पिता का घर छोड़ के और गुरु के साथ में जो है वो चल दिए अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था बच्चों। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। देखिए व्यापार कैसे होता था उस समय में। व्यापार वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा होता था।
मतलब उस समय वस्तु विनिमय हुआ करता था। क्या बच्चों? वस्तु विनिमय। एक होता है बच्चों वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता है। और एक होता है बच्चों मुद्रा विनिमय, वस्तु के बदले में या सेवा के बदले में मुद्रा देना मुद्रा विनिमय कहलाता है। तो उस समय ये विनिमय का एक तरीका था जो वैदिक काल के अंदर प्रचलित था। अब देखिए देवताओं के प्रकार, तो देवताओं के 3 प्रकार होते थे। एक होते थे अंतरिक्षवासी देवता, एक होते थे आकाशवासी देवता। देवताओं के जो भाग हैं उसके अंदर देखिए आगे क्या मिलेगा आपको, इस चीज़ को और विस्तार से समझते हैं। देवताओं के जो भाग हैं उसके अंदर आपको ये देवता मिलेंगे। और अंतरिक्षवासी देवता वो होते थे जो कि पूरी तरह से यूँ मान के चलिए कि एक होते हैं आकाशवादी देवता। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और क्लियर कर लीजिएगा कि आकाशवादी जो देवता होते थे वो प्रैक्टिकल देवता होते थे, जैसे इंद्र, वरुण, ठीक है बच्चों, अग्नि, ये। और अंतरिक्षवासी देवताओं के अंदर जो है वो शिव और विष्णु को माना जाता था। ठीक है बच्चों।